अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, जो हुकूमत के जाने के दिन करीब आ रहे हैं, हुकूमत की भाग दौड़ में तेजी आती जा रही है। एक के बाद एक तरक्याती मंसूबे की बुनियाद रखी जा रही है, तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं और लैपटॉप भी तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पार्लियामान की रौनक भी बहाल है। एक के बाद एक लेजिस्लेशन हो रही हैं, बिल मंजूर किए जा रहे हैं और एक्ट्स में तरमीम की जा रही हैं। गोया ऐसी आईन साजी की जा रही है जो वाजिब भी नहीं थी, यानी निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जाने का बिल, नैब कानून में तरामीम और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मंजूर होने वाला बिल। और जब अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा उठता है तो हुकूमत के सीनियर वुज़रा जिस किस्म की जबान का इस्तेमाल करते हैं उससे कौम के सर शर्म से झुक जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को कूड़ा क्रिकेट कह दिया और शर्मिंदा भी ना हुए। ये पहली बार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसी जबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने पार्लियामेंट में कब ऐसा रवैया इख्तियार किया, जरा आप भी देखिए। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। गारन से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ। ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है। ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे। परसों या तरसों मैंने तकरीर की थी, मैंने वाइस चांसलर साहबान के मुतल्लिक़ को बात की थी। मेरा ख्याल है उन्होंने आपको एक ख़त भी लिखा है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डाकू का, वो उस पर एतराज़ किया है, गैर मुनासिब लफ्ज़ था और मैं उसके लिए माजरत खा भी हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कार्रवाई में ये लफ्ज़ जो है इसको हज़फ कर दिया जाए। ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन की आमद है मगर गैर यकीनी के बादल भी मंडला रहे हैं। इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए या फिर 60 दिनों में, और निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान होना चाहिए या फिर कोई टेक्नोक्रेट। हुकूमती इत्तेहादी जमातें सर जोड़ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया कि असेंबली 9 अगस्त को तहरीर हो जाएगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इंतखाबात 60 रोज के हो जाने चाहिए। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान दुबई में मीटिंग के कई अदवार हो चुके, मगर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अभी तक समझौता नहीं हो सका, यानी डेडलॉक भी नहीं है और मामला हल होता भी दिखाई नहीं देता। हुकूमती इत्तेहादी MQM नई हल्का बंदियों के इशू को लेकर मुतहरिक है और पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात कराने के हक में नहीं, जबकि जमात इस्लामी भी नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने के लिए अदालती दरवाज़ा खटखटाने का प्लान बना चुकी है। यानी इलेक्शन 90 दिनों में होते हैं या नहीं, अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। और कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म और उसके पास कितने इख्तियारात होंगे, इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जवान कारा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप मुझे बताएं कारा साहब, असेंबली तहलील हो रही है, ये तय पा गए? शक वाली बात नहीं है जी, कोई सवाल ही नहीं बनता। तो कारा साहब, असेंबली तहलील होने का मतलब यह है कि फिर इंतखाबात 90 रोज में होंगे, लेकिन आप ही के जमात के फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो ये उनका ख्याल है और खुर्शीद शाह साहब ने और बाकी दोस्तों ने आपको बयान किया है कि 90 रोज में और 60 रोज में कोई फर्क नहीं है, दोनों आइन के अंदर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक है और मोस्ट लाइकली 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अच्छा कारा साहब, ज़ाहिर है कि इलेक्शनों में जाने से पहले एक निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप का मामला है जो ज़ेरे बहस आया हुआ है और ये खबर भी सामने आ रही है, इसकी तस्दीक ज़ाहिर है कि आप करेंगे कि 5 नाम जो है उनका तबादला किया गया है। तो पहले तो ये खबर की तस्दीक कर देंगे, ये 5 नामों का तबादला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुआ है और आपकी तरफ से कितने गए हैं और नून लीग की तरफ से कितने गए हैं? पहली बात तो ये है कि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मुझे उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि कमेटी के मेंबरान और ओथ हैं कि जब तक कोई फाइनलिटी नहीं हो जाती ये नाम ओपन इसलिए नहीं करने कि इससे बहुत सारी ऐसी बहस छिड़ जाएगी जो इस सारे अमल को इंतहाई मुतनाज़ा और मशकूक बना देगी, बर्बादी का सामान पैदा हो जाएगा। लिहाजा वो हमें कुछ डिटेल बता नहीं रहे। एक बात हमारा सबका इस बात पे इसरार है कि कोई सियासी शख्सियत होनी चाहिए जिस पे सब लोग मुत्तफिक हो जाए, इसलिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंतखब दफ्तर है, सबसे बड़ा इलेक्टेड ऑफिस होता है और यहाँ पे कोई गैर मुंतखब या एक ऐसा शख्स जिसने कभी सियासी अमल में हिस्सा नहीं लिया, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कभी नहीं बना या उसका बनने का इम्कान भी नहीं है,
वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्टेड ऑफिस में बैठेगा, ना वो काम प्रॉपर कर सकेगा, ना ये उसके पास का रोक होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है जी कि बड़ा इस पे जी तदम इत्तेफाक है, अभी इत्तेफाक नहीं हो रहा, क्योस है, फलान है। मीडिया तो 1.5 महीने से ढूंढ रहा है जी, नाम क्या है, बताएं क्यों नहीं इत्तेफाक हो रहा। आपको बहुत जल्दी है, हमें नहीं है। हमें इसलिए जल्दी नहीं है कि अभी उसमें काफी दिन बाकी थे, अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, तो उससे पहले कंसल्टेशन शुरू होगी। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, हर चीज मीडिया ड्रिवन तो नहीं हो सकती। आपकी डिमांड अपनी है, आपकी जरूरत है, आपने खबर देनी है, फिर कुछ ने तारीफें करनी है, कुछ ने लत्ते लेने हैं, सबने अपना अपना काम करना है। लो, हमारा काम यह है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे वो जो चीजें हैं वो हो जाएंगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट भी जो है वो खत्म हो जाएगी, नई गवर्नमेंट तश्कील पा जाएगी और इलेक्शन भी होंगे। अभी नई बहस है कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे। हम कह रहे हैं, पहले कहा जा रहा था समझो की मुद्दत बढ़ा ली जाएगी, कोई कहता था 6 महीने बढ़ाएंगे, कोई कहता था इमरजेंसी लगा देंगे, कोई कहता था माली इमरजेंसी लग जाएगी, कोई कुछ। उस वक्त भी हमने कहा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा। अब भी हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अपनी मुद्दत पे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए। आज भी आपने वही बात दोहराई है। जाहिर है कि आपकी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि कोई सीनियर सियासतदान या समझबूझ वाला होना चाहिए, पैराशूटर्स नहीं होने चाहिए। एमकेएम के कुछ रहनुमाओं से हमारी ऑन रिकॉर्ड बात हुई प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि हम भी इत्तेहादी हैं, लगता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप होना चाहिए। तो आप लोग, ज़ाहिर है कि सिर्फ आप ही नहीं है या नून लीग नहीं है, बाकी जमातें भी हैं, तो कैसे मनाएंगे, कैसे सबको एक पेज पर कैसे लाएंगे? ये तो जब उनसे बैठेंगे तो हम अपना नुक्ता नजर उनके सामने रखेंगे और उनका नुक्ता नजर हम सुनेंगे। वो हमें कायल कर लेंगे या हम उनको कायल कर लेंगे। ठीक है। और ये जो निगरान हुकूमत को कारी साहब इख्तियारात दिए जाने वाला मामला है, इस पे ज़ाहिर है कि मीडिया में भी एक प्रॉपर बहस चली और कितने इख्तियारात होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। आपका वहैसियत एक रहनुमा बड़ी जमात के क्या मौक़िफ़ क्या है इस पे? जो हुआ ये ठीक है? केयरटेकर गवर्नमेंट के पास कितना इख्तियार होना चाहिए, उनको मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करने या नए मंसूबे या नए मुआहदे करने का हक नहीं दिया गया, अभी नहीं दिया गया। लेकिन अपोज भी किया था ये एग्जैक्टली। लेकिन जब कानून बनता है ना जी, उसके ऊपर अमल दरामद होता है, तो फिर समझ आती है कि इसमें क्या सुकम रह गया है, अमली तौर पे क्या खराबी है और उसको किस तरह ठीक। खराबी से मुराद ये नहीं होती कि कानून गलत हो गया है, उसकी अमली जो काम के अंदर कोई रुकावटें आती हैं तो उसको ठीक किया जाता है। यही कानून, लिविंग डॉक्यूमेंट का यही एक कमाल होता है कि उसमें तरमीम के रास्ते रखे जाते हैं। ये केयरटेकर गवर्नमेंटें चली और यही था कि वो उनके पास कोई बजटरी रोल नहीं होगा, उनके पास कोई फैसला साजी नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आई, और अब हम जिस रजीम के अंदर हैं, हमने जो आलमी मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों पे अमल दरामद के लिए सर्टन लेवल के इख्तियारात उनको चाहिए होंगे। लिहाजा उनको सामने रखते हुए ये तजवीज आई, इस पे तनकीद ठहरी जो बड़ी साहिब थी, बड़ी दुरुस्त थी, और उसके ऊपर बहस व तमहीज के बाद उसमें अमेंडमेंट्स कर ली गई कि हाँ ये चीज जो है ये मिस यूज हो सकती है, लिहाजा इसको इस हद तक दुरुस्त कर लिया जाए। और जिस पे सारी जमातें मुत्तफिक हुई, वो इख्तियारात उनको दिए गए कि जो दिए गए इस वक्त के हालात, शुरू की गई पॉलिसीज और आलमी मुआहदों के तहत जो चीजें करने की उनको जरूरत होगी इस वक्त, नई पॉलिसीज के लिए नहीं इजाजत, वो उनको इजाजत दी गई और ये दुरुस्त तरीकाकार। ठीक है कारी साहब, चलें इस बात को अगर हम सामने रखें, मद्देनजर रखें, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो कयास आराइयाँ हो रही हैं कि शायद जो निगरान सेटअप होगा वो 3 महीने से जायद भी रुक सकता है, तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हम तो जी बड़े जोर से मौक़िफ़ दे रहे हैं। आपने मेरी जमात के 2 मौक़िफ़ बयान किए, एक फैसल करीम कुंडी साहब का कि 60 रोज में इंतखाब हो, एक खुर्शीद शाह साहब का कि 90 रोज में इंतखाब हो। बिलावल साहब, जरदारी साहब, मेरी सारी जमात जो है वो आइन के अंदर तरीकाकार के मुताबिक वक्त पे इंतखाबात की बातें कर रही है। अब इससे आगे जाने पे पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नो, बिल्कुल वक्त पे इंतखाब होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले हमें इस मामले का जायजा लेना चाहिए। ये जो हेयर से के ऊपर गुफ्तगू होती है ना, ये जी ऐसा हो सकता है, पंजाब में ऐसा हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी बहुत वजाहतें हम कर चुके हैं कि पंजाब में हुआ वो मिड टर्म था, उस वक्त असेंबली की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, असेंबलियां बदनीति से तोड़ी गई थी। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था ये गलत फैसला है,
अदालतें भी उस पर तकसीम हुई, पार्लियामेंट उस पर खड़ी हो गई, सारी जमातें सिवाय पीटीआई के, उन्होंने कहा कि एक सूबे के अंदर इलेक्शन मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। यहां तो दिया गया मैंडेट जितने अरसे के लिए अवाम ने इख्तियार दिया था वो खत्म हो रहा है, लिहाजा इसमें एक्सटेंशन का तो कोई रास्ता नहीं है, हम उसकी वजाहत कर चुके हैं। अब ये जो कहा जाता है ना, इसके ऊपर बहस है कि ये इलेक्शन आगे चला जाएगा फला, पहले जरा आप सब दोस्त खुद सोचिए, इसके ऊपर मुबाहिसा कीजिए, आम का आम और सेब का सेब से मुवाजना कीजिए। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की मुद्दत बड़ी या उनकी हुकूमतें केयर टेकर लंबी चली, उसका कतन ये जवाब नहीं है कि यहां भी चल पाएगा। ये देखिए कि क्या ये हो सकता है आईनी तौर पे। अगर ये है कि जी मरदमशुमारी का मसला है, मरदमशुमारी तभी नोटिफाई नहीं हुई, अभी तो उस पर इत्तेफाक राय नहीं है, और जो मरदमशुमारी के ऊपर, नई मरदमशुमारी के ऊपर वोटिंग का सवाल उठा रहे हैं, वही मरदमशुमारी के सबसे बड़े नाकद हैं, वही कहते हैं कि ये अमल शफाफ नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उनके इत्मीनान के लिए अभी हमें और 2 महीने चाहिए होंगे मरदमशुमारी, उसके बाद ये हुकूमतें नहीं होगी तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कैसे काम करेगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव नहीं होगी तो ये इन्फोर्स कैसे होगी, फिर इलेक्शन कमीशन को 4 महीने चाहिए हल्का बंदियों के लिए, चाहिए इलेक्शंस के लिए। तो ये जो तस्वर दिया जा रहा है उसके मुनाफी है, इसलिए कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त। आप भी जरा सोचिए, हर वो चीज जो आईनी तौर पे होने का इम्कान है उसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए। ये बताइए, आपसे भी मैं सवाल कर लेता हूं, ये बताइए कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी और अगला इंतखाब होगा, लेकिन अगर मरदमशुमारी का अमल इतना तूल पकड़ता है कि अगले इंतखाब का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इतनी मुद्दत नहीं रहती और इलेक्शन का इल्तवा करना पड़ता है, तो आइन की ये मंशा नहीं है। आइन की मंशा ये है कि इलेक्शन वक्त पे होने। एग्जैक्टली काल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कथा कलामी की माफी चाहूंगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। कायरा साहब, आप बड़ी तफसील से फरमा रहे थे कि आइन से बालातर कोई भी चीज नहीं है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगेन क्वेश्चन वहीं पर है। MQM ज़ाहिर है कि अपने मुतालिबात लेकर आगे आई है, जमात इस्लामी के भी अपने मुतालिबात हैं, आपने तमाम तर जमातों को साथ लेकर चलना है, ये भी आप लोगों का एक मंशूर है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा? देखिए, जो आइन के अंदर तकाजे हैं, डिमांड्स अपनी जगह उनका है। अगर कोई जमात अदालत में जाती है, उसका जाना हक है, अदालत उसको देख लेगी कि उसको कैसे एंटरटेन कर सकती है, क्या उसके अंदर क्या से आगे बढ़ा जाए। और याद रखिए कि नई मरदमशुमारी के नतीजे में अगर सूबों के माबैन कौमी असम्बली की सीटों में जो तनासुब बना हुआ है, अगर उसको तब्दील होना है, जो कि पॉसिबिलिटी है, सब देखा जा रहा है कि ऐसा होने का इम्कान है कि बलूचिस्तान की सीटें बढ़ जाए और पंजाब की कम हो जाए, तो अंदर सूबों की सीटें दर्ज है। उसके ऊपर दो नुक्ता नजर है। एक नुक्ता नजर बड़े मोतबिर लोगों का है, मैं वैसे उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं, मेरा इस नुक्ता नजर, लेकिन ये बड़े मोतबिर लोगों का नुक्ता नजर है और ये अदालत में जाके अल्टीमेटली सेटल होना है कि जो आइन के अंदर दर्ज है उसके अंदर तरमीम तखफीफ के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। लिहाजा इस वक्त तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती, ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता, असेंबली डिसॉल्व होगी, फिर क्या होगा, फिर कैसे आगे बढ़ सकेंगे, तो फिर नई मरदमशुमारी सारा कुछ ये कैसे मुमकिन होगा। मेरी राय से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो ये राय है ये भी बड़ी राय है, लेकिन उसका एक हल्का बंदियों के लिए जो नंबर इस वक्त दर्ज है, उसका एक तकाजा ये है कि ये उसकी बेसिस नहीं है। आइन ने और आइन साजों ने सूबों को सीटें एलोकेट नहीं की, बल्कि उन्होंने वो आबादी और 72 की तादाद है सीटों की, वो तकसीम करके एक न्यूमेरिकल नंबर निकाला, 10% प्लस माइनस के साथ हल्का बंदियां हो गई। अब मसला ये है कि अगर नई मरदमशुमारी में आबादी बढ़ गई है, 272 सीटों पर उसको तकसीम करेंगे और सीटें अगर एडजस्ट होती हैं तो क्योंकि
सूबों को सीटें एलोकेट नहीं है, आबादी के तनासुब से सीटें तकसीम होनी है, लिहाजा उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। ये मेरी राय है, ये राय को लाजम नहीं है, दुरुस्त है। इस तरह की मेरी राय के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, ये मैं बहुत सारे लोगों की राय के साथ हूँ, लेकिन इससे मुतसादम भी राय मौजूद है। अगर वो राय प्रिवेल करती है तो फिर क्या करेंगे? तो ये बेहतर यही है कि अल्टीमेटली हमें इस चीज पे चलना होगा कि हमें पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन की तरफ जाना है, किसी बहाने से हमें इलेक्शन डिले नहीं करने। हाँ, इसके ऊपर मुबाहिसा जारी रहे, आपका भी काम चलता रहे, हम भी बात ठीक है। चले, ये तो क्लियर हो गया कि आप लोगों को वाकिफ है कि आगे नहीं जाने चाहिए इलेक्शन। अच्छा कारा साहब, सदर बनने की कोई डिमांड आई है मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से? क्योंकि हाफिज अब्दुल्ला साहब ने मेरे शो में इसकी कंफर्मेशन दी है, तो आप लोगों का इस पे कोई एतराज है? मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ जी। चले, और पाकिस्तान के किसी भी शख्स को, और वो भी एक सियासी लीडर हो, कदावर सियासी लीडर हो, तो ये किसका हक नहीं है कि वो सदर बनने का उम्मीदवार बने? सबका हक है, सबको इस्तेहकाक हासिल है कि वो उम्मीदवार बने। बाकी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने जो अपनी जमातें हैं उनको भी इस बात पे कायल करेंगे। अगर हो गए तो बिस्मिल्लाह। वो जमात JUI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग हो, वो कोई छोटी कोई बड़ी जमात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका हक है। कारा साहब, वक्त की किल्लत है, 2 छोटे-छोटे सवाल करूंगी। पहला सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पुरुमीद है कि वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बनेगी या फिर आप अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे? ये सवाल अभी बहुत कबल वक्त है। इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि वो अगले इंतखाब में किस तरह की असम्बली मुंतखब करते हैं, किसकी अक्सरियत आती है। हो सकता है पीपल्स पार्टी अकेले ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई इत्तेहादी हुकूमत बने, और ये भी हो सकता है कि किसी जमात को अक्सरियत मिल जाए। इसके बावजूद ये फैसला हो कि जी नहीं, हमें मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इत्तेफाक राय की हुकूमत बनाई जाए। ये भी बहुत प्रीमेच्योर सवाल है, ये वक्त आने पे तय होगा। ठीक है कारा साहब, आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली आप इलेक्शन से पहले होते हुए देख रहे हैं? मुझे नहीं पता जी, ये तो किसी जज साहब से पूछे, किसी वकील साहब से पूछे, मैं तो वकील नहीं हूँ। लेकिन ये अगर कानून के जुमरे में आता है और कोई अदालत फैसला करती है तो अपनी जगह, ये किसी की ख्वाहिश, किसी की कोशिश, हुकूमत की कोशिशों से नहीं होनी चाहिए। कानून के तहत अगर कोई उसके जुमरे में आता है तो फिर तो अपना मुकद्दर भुगतेगा। चलें, आखिरी सवाल का तो जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपोज किया था कि PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। यही मौक़िफ़ है, नहीं लगनी चाहिए? देखिए, जमातों पर पाबंदी लगने का मतलब क्या है? किसी जमात के लीडर पर पाबंदी लगने का मतलब क्या है? अगर तो किसी जमात की, किसी हुकूमत की, किसी वजीर की, किसी वजीर आजम की ये ख्वाहिश हो कि पाबंदी लगा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी इदारे की ख्वाहिश हो नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई है, कानून में वो मतलूब है, वो फर्द या वो जमात, और उसके खिलाफ लगाया गया एलिगेशन प्रूव होता है और उसको कानून सजा दे देता है, तो फिर एक और सूरत है। वरना तारीख इस बात की शाहिद है कि जो जमातों पे पाबंदियां हैं और जो लीडरों पे पाबंदियां हैं, वो फ्रूटफुल नहीं हुआ करती जब तक वो जायज ना हो, दुरुस्त ना हो। ठीक है, वेलकम बैक। हमें सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर, असेंबली तहलील करने का फैसला आपकी जमात ने कर लिया है, तय पा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो असेंबली तहलील का मामला है उस पर ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि एक कंसेंसस तो डेवलप हो गया है कि, लेकिन तारीख में इस पे नहीं कुछ आपको अर्ज कर सकता कि 9 तारीख होगी, 10 होगी, 11 होगी, लेकिन आई थिंक के वक्त से पहले जो मुझे नजर आ रहा है असेंबलियां जौन सी हैं वो डिसॉल्व की जाएगी जी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों को तो बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए थी कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी होते, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो एक्टिव हैं और सब मामला देख रहे हैं, वो आए रोज़ कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून को तो इसका क्रेडिट जल्दी से जल्दी चाहिए। तो ये वाई 90 डेज, वाई नॉट 60 डेज, मतलब ये नौबत क्यों आ गई है असेंबली तहलील करने की? पहली बात तो ये है फरवा बीबी के, देखिए दोनों ऑप्शन जो हैं वो आइन में दी हुई है। आप 60 डेज की ऑप्शन भी है, 90 डेज की भी है। इसका मतलब है कि ये कोई गैर आईनी कदम नहीं होगा। हाँ, अब आपका ये सवाल कि क्यों 3 महीने,
उसमें मैं जहां तक समझता हूं कि हमारी जो पार्टी के कुछ वुज़रा हैं, बल्कि एक वफाकी वजीर तो हमारा उसने रिकॉर्ड पे था, 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि चूंकि हम बिजी रहे अपने ये 1.5 साल 15 महीने पाकिस्तान की मईशत को की ट्रेन को पटड़ी पे डालने पे, तो हम अपने हलकों में अवाम को प्रॉपर टाइम नहीं दे सके, तो इसलिए वो समझते हैं कि सूटेबल होगा। और ये सिर्फ PMLN को तो टाइम नहीं मिलेगा ना, 3 महीने जब मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे। तो अच्छा है जरा हर कोई अपनी अपनी कारकर्दगी और जो भी गैर कारकर्दगी है वो सबको दिखाएगा। 3 महीने लोग पूछेंगे ना, खंगालेंगे फिर अच्छी तरह, वो शैम्पू करेंगे ना लोग के बताओ क्या खाया पिया, हमें क्या दिया। हाँ तो अच्छा है 3 महीने, मैं तो फेवर में उसके होना चाहिए, ताकि लोगों को भी सही 3 महीने जहां कैंडिडेट्स को टाइम मिले कैंपेन का, वहां लोगों को भी तो गौर फिक्र करने का मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो निगरान वजीर आजम या निगरान सेटअप वाला मामला है, इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या राय जो है वो अपने इत्तेहादियों को दी गई है? कोई टेक्नोक्रेट आएगा, कोई सियासतदान होगा, कोई साबिक जज होगा? क्या आपका मौकिफ क्या जमात का? देखिए बात यह है कि हमारा मौकिफ बड़ा क्लियर है। 2 चीजें हैं, देखें जाहिर है पार्टी के जो चीफ होते हैं उनमें आपस में मुशावरत होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो अगर आप आइन में देखें तो ये बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने डिसाइड करना है। 3-3 नाम दोनों देंगे, उसके बाद वो नाम अगर वो एग्री कर जाते हैं फाइन, अगर नहीं होते तो वो चले जाएंगे कमेटी में नहीं होता तो चले जाएगा इलेक्शन कमीशन में। असल आईनी तरीका तो ये है, लेकिन अब यहाँ मुसीबत ये है कि यहाँ ऐसे लोग भी अपने नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लॉबिंग कर रहे हैं। यकीन मानिए एक आध को तो मैं जानता हूं जिनको अपना दूसरा हाथ नहीं दिखाई देता, इतनी उनकी नजरें कमजोर हैं, वो भी लगे हुए हैं। बात ये है कि ये ख्वाहिशात हैं पंजाब में तो नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब वगैरह छोड़े पर है जो भी है, लेकिन आपको खुद पता है ऐसे लोग हैं, मतलब वो जिनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना सुझाई देता है, और वो कहते हैं परचम में लिपट के चले जाएं। बस हम यार क्या करें, आप मुझे बताइए। तोपों की सलामी मिल जाए किसी तरह, कौम जाए, मुल्क जाए, बेड़ा गर्क हो उसका बेशक, हमें 21 तोपों की सलामी के साथ बेशक जाओ कर दो। क्या ये अनफॉर्चुनेट। तो लेकिन ये तो लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा था, लेकिन जो मैंने आपको अर्ज किया है कि ये बहुत जल्द इसका तकरीबन वी आर पार्टीज द कंसर्न पीपल हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 90% उस पे हो चुका है। अब मेरा ख्याल चंद दिनों के अंदर उसका अनाउंसमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, कमर जमान कायरा साहब सेड दिस आपसे पहले कि कोई टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी का बड़ा क्लियर मौकिफ है। नून लीग अग्री करती है पीपल्स पार्टी के साथ इस मौकिफ? देखिए टेक्नोक्रेट हो, नॉन टेक्नोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, एक चीज अगर आपको इस 25 करोड़ अवाम में कहीं मिल जाता है, कोई एक भी बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो मैं समझता हूं कि जो भी बंदा हो वो क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। पैराशूटर तो नहीं आएगा कोई? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नहीं तो आपकी जमात तैयार है इसके लिए कि पैराशूटर भी आ सकता है कोई? नहीं, अगर फर्ज करें कोई कंसेंसस ऐसा हो जाता है, तमाम स्टेक होल्डर, हमारी राय एक तरफ होती है, मेजॉरिटी ओपिनियन दूसरी तरफ होता है, मैं तो कहता हूँ ना पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है जी। सही। तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान में ये हाँ डॉक्टर साहब सितंबर आने वाला है, ज़ाहिर है कि आपकी हुकूमत तो नहीं होगी, सितंबर में एक बड़ी तब्दीली भी हो रही है, चीफ जस्टिस साहब घर भी जा रहे हैं, आपकी हुकूमत जो है वो 1.5 साल से पाकिस्तान में है, बराजमान है विफाक में। मियाँ साहब की वापसी कब है? अच्छा, एक तो ये है कि लफ्ज़ बराजमान बराए मेहरबानी थोड़ा सा तब्दील कर लें। हमारी हुकूमत एक आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए आई है। बराजमान एक हुकूमत रही है माजी में इमरान खान साहब की, जिसको मुसल्लत किया गया था, हम तो आईनी तरीके से भाई आए। अच्छा, जहां तक मियाँ साहब के आने की बात है, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले मियाँ साहब जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी उससे 1-1.5 माह पहले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो अस्पताल जाएंगे, केसेस का सामना करेंगे, या वो जाएंगे जाती उम्रा? वो जाती उम्रा भी जाएंगे, वो कानून का सामना भी करेंगे, और अगर उनका कोई ट्रीटमेंट जौन सा है वो जारी है, वहां भी है, तो अगर ट्रीटमेंट भी होगा तो ट्रीटमेंट भी लेंगे वो अपना। ऐसी तो कोई बात घुमा गए हैं आप।
बहरहाल नहीं, मैंने तो आपको है ना हर जगह जाए। देखें, नवाज शरीफ को, अब सुन लें आखिरी मेरा, नवाज शरीफ को बेगुनाह सजा दी गई और वो तो अब झूठ साबित हो गया ना, उसके खिलाफ मुकदमात फ्रॉड थे, फ्रॉड लोगों ने बनाए, मीन लोगों ने बनाए, ठीक है ना। और उसके बाद जिस तरह वो जस्टिस सदीकी, वो अरशद मलिक मरहूम के बयानात आ गए, ऑडियो कॉल्स इंटरसेप्ट हुई सारी, आप सबके सामने है वो। तो केस तो अभी मजाक, एक झूठ का पुलंदा था, इंतकाम था, लेकिन वो झूठे केसेस का मुकाबला करने अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आता है एक झूठे मुकदमे में सजा काटने। तो देखें, अब तो वो सारे मुकदमा से हवा निकल चुकी है, तो आएंगे मियां साहब, जो कानूनी रास्ता होगा उन्होंने पहले भी अडॉप्ट किया था, इंशाल्लाह ताला वो कानून की अमलदारी में। छोटे से दो सवाल हैं, क्विकली मैं चाहूंगी आंसर कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मुस्तकबिल आने वाले इलेक्शनों से पहले क्या देख रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे या शहबाज शरीफ साहब ही कंटिन्यू करेंगे आपकी जमात से? देखिए इमरान साहब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला जो है वो उनके खिलाफ जो केसेस और खुसूसन सानिया 9 मई है वो उनका फेट डिसाइड करेगा। जहां तक वजीर आजम की बात की कि अगर इसमें मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में अक्सरियती वोटों से आती है तो फिर मेरा वजीर आजम कल भी नवाज शरीफ था, मेरा वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है, मेरा वजीर आजम आने वाले दिनों में भी नवाज शरीफ होगा। ठीक है, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सरफराज बुगटी साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमें सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर सरफराज बुगटी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुझे बताएं कि इलेक्शन तो आने वाले हैं, आमद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आज से कोई 5 साल 6 साल पहले एक थॉट प्रोसेस से गुजर कर एक पार्टी बनाई गई थी जिसमें फेडरलिस्ट जो लोग थे, जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था कि वो बजाय कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में अपने लिए यहाँ पर क्वेटा के अंदर एक पार्टी बनाएं और उसको लेके चले। मुझे कहने दीजिए कि जो मकसद था जिसमें सिक्योरिटी पैराडाइम और जो डेवलपमेंट का पैराडाइम था जिससे पैरेलल चलना था, तो कि हम उसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सके, नाकामी का लफ्ज़ तो मुनासिब नहीं है। तो अब डिफरेंट दोस्त हैं, इलेक्शन करीब हो रहे हैं, वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें ही रह के बलूचिस्तान के कॉज को या बलूचिस्तान की जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है या जो डेप्रिवेशन है उसको दूर किया जा सकता है। तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस से गुजर रही है इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी। जी अच्छा, बुगटी साहब ये फरमाइएगा कि 2018 से पहले आपकी पार्टी वजूद में आई और कौमी असम्बली में आपकी चंद सीट्स थी, फिर ज़ाहिर है कि सूबाई असम्बली में 24 सीट्स हासिल करके आपने सूबे में अपनी हुकूमत बना ली पीटीआई के इत्तेहाद के साथ। फिर आपकी पार्टी में दराड़ क्यों पड़ गई, दूरियां क्यों बढ़ गई और फिर जाम कमाल साहब वज़ीर आला थे, उन्हें हटाकर आपकी अपनी पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब जो कि ज़ाहिर है कि स्पीकर थे, उनको वज़ीर आला बनाया गया। इस पूरी सूरत हाल के पीछे क्या वजूहात क्या थी, मुहर्रिकात क्या थे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये एक बड़ा बदकिस्मत एपिसोड है। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बरसगीर या दुनिया की सियासत में पहली जमात होगी जिनने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर और उनको सीएमशिप से हटा दिया। ये एक बैड एपिसोड ही मैं इसको कहूँगा और मुहर्रिकात तारीख वक्त के साथ साथ पता चलती रहेंगी कि उसमें क्या था। यकीनन जाम कमाल साहब की एक गुड गवर्नेंस वाली गवर्नमेंट को हटा के और गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया बलूचिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है या बलूचिस्तान के जो अनपैरेलल या अंडर डेवलपमेंट है उसको कम करने के बजाय उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ खुल जाएंगी और ये मुनासिब फोरम नहीं है कि उनको ज़्यादा डिटेल्स में हम जाएं और बताएं कि वो मुहर्रिकात क्या थे। अच्छा, यानी जब ज़ाहिर है कि जाम कमाल साहब वज़ीर आला थे, उनके जाने में और अब्दुल कुद्दूस बंजो साहब के आने में को पार्टी में भी आपस में इख्तलाफ मौजूद था?
जी हाँ, पार्टी में इख्तिलाफ तो मौजूद था, तभी तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ठीक है। अच्छा, अब पीटीआई के साथ आप लोग इत्तेहादी थे विफाक में, फिर अदम एतमाद के वक्त ऐसा क्या हो गया कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? देखिए, जो हमारे एमएनएस थे और उनके बहुत सीरियस किस्म के रिजर्वेशंस थे, और वो ऐसा नहीं था कि उस मोमेंट में स्टार्ट हुए, वो पिछले कोई 2 साल से 3 साल से कुकअप हो रहे थे और नजर आ रहा था कि एमएनएस आर नॉट कंफर्टेबल विद द कोलिशन। ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएनएस वर नॉट कंफर्टेबल, और सिमिलरली जो सेनेटर्स थे दे वर आल्सो नॉट कंफर्टेबल। गाय बगाए हम अपनी लीडरशिप को भी और खान साहब को भी गोशगुजार करते रहे, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो पीडीएम की जो जमातें थी उन लोगों ने अप्रोच जब किया तो हमारे एमएनएस को लगा कि हम यहाँ पर एक बेहतर परफॉर्मेंस अपने लोगों के लिए दे सकते, तो दिस वाज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन भुट्टी साहब कंफर्टेबल कैसे नहीं थे? क्योंकि सादिक संजरानी साहब, चूंकि ये कहा जा रहा था कि शायद वो नहीं बनेंगे चेयरमैन सेनेट, लेकिन वो बन गए, तो ये अनकंफर्टेबल होना कब से शुरू हुए? ये तो पूरी मूवमेंट चली, आपकी पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी। देखिए, सादिक संजरानी साहब एक बेहतरीन चेयरमैन सेनेट के तौर पे पिछले कोई 5 साल से नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हॉल को एक बेहतर माहौल में चलाया है। बात इतनी है कि जब वो पहली दफा बने तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रोल था और इसी तरह पीटीआई ने भी हमें सपोर्ट किया और हम उस वक्त उसका हिस्सा थे, उस मिशन का या उस रोल में हमारा भी किरदार था कि हम समझते थे कि बलूचिस्तान एक क्योंकि डिप्राइव्ड सूबा है, जब आप उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देते हैं, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि बलूचिस्तान के हालात एकदम चेंज हो जाएंगे, वो एक मैसेज जाता है फेडरेशन की तरफ से कि एक ऐसे प्रोविंस को जो पीछे रह गया उसको एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो उसमें यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था। इसी तरह जब दूसरी दफा बने तो उनकी जो अपनी पीआर थी जो उन्होंने 3 साल में बनाई, उसका भी बड़ा एक किरदार था। और फिर कुछ ऐसी पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से भुट्टी साहब फरमाइएगा, पीटीआई की चेयरमैन की तरफ से कभी आप लोगों को ऑफर आई कि जम कर लें पार्टी पीटीआई में? हाँ जी, वो मैं तो उस मीटिंग में खैर मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को कहा था कि आप जम कर दें। तो आपने ये जम ना होने का फैसला किसकी इमा पर किया? क्योंकि कहा जाता है कि जो बाप है उनके जो क्रिएटर्स हैं वो कोई और हैं, डायरेक्ट बाजवा साहब का नाम इसमें आता है, डायरेक्ट फैज साहब का नाम इसमें आता है, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप लोग नहीं चलते, आगे पीछे नहीं होता, उन्होंने मना किया था। देखिए, ये मुनासिब बात नहीं है जो आप कर रही है। बात इतनी है कि ये जब मैंने आपसे कहा कि एक थॉट प्रोसेस से गुजर के बाप बनी, उसमें ठीक है हमने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हमारी जो इदारे हैं उसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, उसमें पाकिस्तान की फेडरेशन की जमातें, हमने सबके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के ये जमात बनी जिसका ब्रेन चाइल्ड जो है वो बैक इन 2013, 2012, 2011 या उससे भी पहले लोगों में ये सोच थी जो हमारे सीनियर्स थे कि एक ऐसी जमात बनाई जाए, ना वो बनीगाला की तरफ देखें, ना वो लड़काना की तरफ देखें और ना वो जाति उमरा की तरफ देखें। एक इस तरह की जमात बनाई जाए। वो एक एक्सपीरियंस किया गया, वो फेल हो गया या बेहतर रहा, वो वक्त बताएगा। मैं तो अपनी जाती ओपिनियन में मेरा ख्याल है कि हम उसमें उस हद तक कामयाब नहीं हो सके, बिकॉज जो मॉडल था वो मैंने आपसे फिर कहा कि बलूचिस्तान का सिक्योरिटी पैराडाइम और डेवलपमेंट पैराडाइम इससे पैरेलल चलना है, और जब इससे पैरेलल चलना है तो उसके लिए कोई बेहतर गवर्नेंस का मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। ठीक है, चले मैं 2 छोटे-छोटे से सवाल आपसे कर लेती हूँ भुट्टी साहब। अदम एतमाद के वक्त बाजवा साहब ने कोई डायरेक्शंस दी थी आपकी जमात को, और ये भी कि आपकी जमात से 2 अदद अशखास जो हैं वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। खबरें ये भी हैं कि आपको भी नून लीग से ऑफर है और दीगर जमातों से शायद आप भी राब्ते में हैं, आप भी कोई फैसला लेने वाले हैं जल्दी? मैं तो जाती तौर पे शायद फैसला लेने की पोजीशन में अभी नहीं हूँ। मैं पहले हल्के में जाऊंगा, वहाँ लोगों से मिलूंगा, मशवरा करूंगा, और फिर क्योंकि मैं बाप के टिकट पे सेनेटर हूँ तो मेरे लिए मैंने हर चीज़ को सोचना है। ये ज़रूर है कि थॉट प्रोसेस से इंसान पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली गुजर रहा होता है, और हल्के की आवाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उनका मुफाद है उसको मद्देनजर रख के फैसला किया जाएगा। ठीक है, तो नून लीग से ऑफर है आपको? जी यकीनन नून लीग से भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे दोस्त हैं, जेयूआई में हमारे दोस्त हैं, पीएमएलएन में हैं, डिफरेंट दोस्तों से मुलाकातें रहती हैं।
ठीक है, जाम कमाल साहब का भी यही स्टेटस है जो आपका स्टेटस है इस वक्त? वो खुद बता सकते हैं और मैं इस पे कमेंट करना मुनासिब ही नहीं। ठीक है, चलें मैं अपना छोटा सा सवाल जो मैंने इससे पहले किया था दोहरा देती हूँ। अदम एतमाद के वक्त आप लोगों की जमात के साथ क्या तय हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का? देखिए हमारे यहाँ तो बल्कि अब तो खालिद बख्शी साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, अब ये अखबारात में छप चुका है कि उनको तो कोई और पैगाम दिया गया था, लेकिन हमने ये फैसला उस वक्त हमारी पार्लिमानी पार्टी जो MNAs की थी उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं हम मियां शहबाज शरीफ साहब का साथ देंगे तो उधर चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब, अपना कीमती वक्त जो है वो हैशटैग सियासत को दिया। बहरहाल नाज़रीन, बाज़ गश्त ये सुनाई दे रही है कि इलेक्शन शायद अनाउंस कर दिए जाए, असेंबली टूट जाए और उसके बाद जो है वो निगरान सेटअप आ जाए, लेकिन ये सब बातें जो हैं वो वक्त पर डिपेंड करती हैं और वक्त बड़ा कम रह गया है। बहरहाल कल हम फिर अपने वक्त पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।